पूजा, जल्दी से सारे गहने छुपा के रख दे। लगता है तेरी भाभी आ रही है। कदमों की आहट पाते ही शीला जी ने अपनी बेटी से कहा। तो पूजा जल्दी जल्दी सारे गहने समेटने लगी। शीला जी ने अपने पुश्तैनी जेवर निकाल रखे थे। जैसे ही सपना कमरे में आई, दोनों माँ बेटी औपचारिक बातें करने लगी। सपना धीरे से बोली, माँ जी, खाना तैयार है, आप लोग चलिए। तो उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे तैयार है तो ऐसे बोल रही है जैसे कौन से 56 भोग बना के रख दिए हैं। वही सिंपल सा रोज का खाना ही तो बनाया होगा तूने। सपना झिझकते हुए बोली, माँ जी, आज दीदी आई है ना, तो मैंने इनके लिए मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी और पालक का साग बनाया है। शीला जी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि मीठा तो तूने बनाया ही नहीं। सपना दंग रह गई। वो कहने लगी, माँ जी, इतने सारे आइटम बनाते बनाते मुझे समय ही कहाँ मिला। मीठा तो बाजार से लाकर रखा हुआ है ना, कल ही तो रात को निखिल इमरती लेकर आए थे। शीला जी मुंह बिचकाते हुए कहने लगी, हाँ, अब रसोई बहू के हाथ में है तो मेरी बेटी तो बाहर का ही खाएगी, वरना हमारे समय में तो जब मेरी ननद मायके आती थी तो सारे पकवान मुझे खुद बनाने पड़ते थे। मिठाइयाँ भी बनाने में मैं एक्सपर्ट थी। सपना हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तो माँ जी, एक काम करिए ना, मुझे भी घर पर कोई मिठाई बनाना सिखा दीजिए ना। शीला जी उसे जलती हुई नज़रों से घूरते हुए बोली, जा जा, अपना काम कर, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। सपना चुपचाप सिर झुकाए हुए कमरे से बाहर निकल गई। तो शीला जी बेटी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा हुआ इसे गहनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। कमरे से बाहर निकलते हुए सपना के कदम ठिठक गए। वो हल्के से मुस्कुराई और सोचने लगी कि पता तो मुझे सब है, लेकिन मुझे किसी गहने का लालच थोड़ी ना है। वो एक मस्त मौला लड़की थी, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना जानती थी। ससुराल में आने के बाद जब सास और ननद के तानों की बौछार हुई तो भी उसने अपने आप को संयमित रखा और बस अपने काम से काम रखती थी। खुद में मगन रहती थी, किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी और उसने अपने मन का सुकून अपने भीतर ही ढूंढ लिया था। उसका पति निखिल भी आए दिन माँ और बहन के भड़काने पर उससे झगड़ने लगता था, लेकिन वो बस यही कहती थी कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करती हूँ कि किसी को बुरा लगे। निखिल उसके ठंडे जवाब पर आगे बहस ही नहीं करता था। इधर सास और ननद भी उसे बहुत ताने मारती थी, उससे उलझने की बहुत कोशिश करती थी ताकि घर में कलह हो, लेकिन सपना सबको अलग तरीके से हैंडल करती थी, इसलिए वो किसी भी बहस या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती थी। उसने अपने मन का सुकून इस बात से तय नहीं किया था कि कोई उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि वो ये तय करती थी कि खुद के मन को वो दूसरे की बातों से कितना आहत होने देगी। खैर, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उसकी ननद जब अपने ससुराल चली गई तब एक दिन शीला जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में कोई दहेज नहीं दिया था और हमने भी कुछ नहीं मांगा था। हम इतने लालची नहीं हैं, लेकिन अब देखो ना, ये घर बहुत पुराना होता जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि एक नया फ्लैट खरीद लेते हैं। तो तुम अपने पिताजी से कहो कि वो हमारी थोड़ी मदद कर दें। ये सुनकर सपना चौंक गई। वो धीरे से बोली, माँ जी, पापा के पास इतने रुपए कहाँ हैं। तो वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट में उन्हें पैसे तो मिलेंगे ही, तो वो हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया तो अच्छी पोस्ट पर अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सारे रुपए अगर उन्हें मिल जाएंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। सपना धीरे से बोली, माँ जी, जितना मेरे पापा ने भैया को पढ़ाया है उतना ही मुझे भी पढ़ाया लिखा है। मैं भी चाहूँ तो ऊंची पोस्ट पर जॉब कर सकती हूँ। शादी के बाद जब मैंने जॉब करने की बात कही तो आपने तो मना ही कर दिया। आपने कहा कि तू अगर जॉब करेगी तो घर के काम कौन करेगा। तो मैंने भी संघर्ष वाला रास्ता नहीं चुना और घर के काम ही संभालने लगी। लेकिन अब आप भैया की पढ़ाई लिखाई और जॉब का ताना क्यों मार रही हैं। और पापा को जो रुपए मिल रहे हैं उन रुपयों का वो क्या करेंगे, ये उनकी मर्जी रहेगी। हो सकता है कि वो हम दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर रुपए बांट दें, या वो अपने भविष्य के लिए कुछ और करने की प्लानिंग कर रहे हों। उनकी मेहनत की कमाई पर मैं नज़र क्यों रखूं। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। शीला जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत ही निखिल को फ़ोन लगाया और कहने लगी कि बहू मेरी बात मान ही नहीं रही है, अब तू इसे अपने तरीके से ही समझा। निखिल कहने लगा, लेकिन माँ, अभी हमें नए फ्लैट की ज़रूरत भी क्या है, और जब भविष्य में मेरे पास रुपए जमा हो जाएंगे तब हम लोग एक नया फ्लैट खरीद लेंगे। अभी बोलो तो
इस घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करवा देता हूँ। इस पर शीला जी भड़क गई और कहने लगी कि ऐसे समय पर तुझे मेरा साथ देना चाहिए। तू तो जानता ही है बेटा कि तेरी पत्नी कितनी आलसी, कामचोर और निकम्मी है। अगर थोड़े रुपए उसके पिताजी दे देंगे तो कम से कम हमारे सिर पर छत तो आएगी। ऊपर से महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। जब तक तू रुपए इकट्ठे करेगा फ्लैट के दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। निखिल कहने लगा, माँ उससे एक बार बात करके देखता हूँ। अगर उसके पिताजी हमारी मदद कर देंगे तो बाद में मैं उन्हें उनके रुपए वापस कर सकता हूँ। शीला जी गुस्से से आग बबूला हो उठी, पर उन्होंने खुद संयमित कर लिया, क्योंकि अभी वो बेटे के सामने नाराज़ हो जाती तो बेटा शायद उनकी बात नहीं मानता। इसलिए वो खामोश रह गई। शाम को जब निखिल घर आया तो चाय नाश्ता करने के बाद उसने अपनी पत्नी को माँ के कमरे में बुलाया और कहने लगा, सुनो, माँ के कहने पर मैंने एक एजेंट से बात की है। वैसे तो फ्लैट का दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी हमारी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। मैं बाद में उन्हें रुपए लौटा देता। शीला जी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अरे परफेक्ट बहुएं ऐसी नहीं होती। परफेक्ट बहुएं तो हर बात में ससुराल का फ़ायदा देखती हैं, मायके का नहीं। सपना एकदम से अवाक रह गई और सोचने लगी कि शादी को 2 सालों में भी कभी सास ने मुझे एक अच्छी बहू तक नहीं कहा, और आज अचानक परफेक्ट बहू बनने का रास्ता दिखा रही हैं। तब सपना ने निखिल से पूछा कि कितने का है वो फ्लैट। तो निखिल ने कहा लगभग 85 लाख का है। सपना मुस्कुराते हुए निखिल की आंखों में देखते हुए बोली, शादी के बाद से ही मम्मी जी को मेरे अंदर हमेशा कमियां ही दिखाई दी। ये हमेशा तुम्हारे कान भरती रहीं। अगर मैं अपने मायके से पूरे 85 लाख का फ्लैट तुम्हें दिलवा भी दूँ तो क्या मैं परफेक्ट बहू बन जाऊंगी? ये तुम खुद सोच कर देखो। निखिल खामोश हो गया। अब वो शीला जी की ओर देखने लगा तो शीला जी ने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि सचमुच इतने सालों से बहू ने जो मेहनत की थी कभी भी उन्होंने उसे अच्छा नहीं कहा था, उल्टा उसकी बुराइयां ही करती रहती थी। सपना आगे बोली कि मैं चाहे कितनी लाख कोशिश कर लूँ, किसी की नज़रों में परफेक्ट बहू नहीं बन सकती, इसलिए मुझे कोई कोशिश करनी ही नहीं है। फिर निखिल की ओर देखते हुए बोली कि अगर तुम्हें आर्थिक रूप से कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं जॉब करूँगी, लेकिन इस तरह पिताजी से रुपए मांगकर मैं आपकी इज्जत उनके सामने कम नहीं कर सकती, वरना उन्हें क्या लगेगा कि उनका दामाद अपने दम पर अपनी ज़िंदगी भी नहीं चला सकता। निखिल खामोश रह गया, क्योंकि उसके स्वाभिमान को ये बात चुभ गई थी कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। वो तो माँ की खुशी के लिए ही वो सब बोल रहा था। निखिल ने खड़े होते हुए फैसला सुनाया और कहा, माँ फिलहाल मुझे नए फ्लैट की कोई ज़रूरत नहीं लगती। अगर हमें नया घर या फ्लैट खरीदना होगा तो हम कुछ सालों के बाद भी ले सकते हैं। और सपना, तुम्हारा टैलेंट ऐसे ही घर बैठे बैठे वेस्ट हो रहा है और समय भी निकलता जा रहा है। एक बार बच्चा आ जाएगा तो पता नहीं घर परिवार की जिम्मेदारियों में तुम जॉब कर पाओगी या नहीं। इसलिए तुम भी अपना बायोडाटा मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे लिए कोई जॉब की तलाश करता हूँ। ये सुनकर सपना बहुत खुश हो गई। उसे लगने लगा कि उसके जीने की राह थोड़ी आसान हो गई है, क्योंकि उसके पति ने भी आज उसका साथ दिया था। सपना को भी घर में घुटन होती थी। दिन भर काम करने के बावजूद अनदेखा महसूस करती थी वो। तो उसे भी लगा कि कम से कम अपने करियर पर ध्यान देगी तो आर्थिक रूप से मजबूत भी बनेगी और घर के विषाक्त माहौल से दूर भी रहेगी। अचानक यूँ बाजी पलट गई थी कि शीला जी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। उन्होंने निखिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो इस नतीजे पर आ गया था कि माँ की फरमाइशें कभी कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर सपना जॉब करेगी तो अच्छा ही होगा। खैर, फिर वो 2 महीने के बाद सपना ऑफिस जाने लगी। घर के काम वो सुबह सवेरे निपटा देती थी। बाकी कामों के लिए उसने एक बाई भी लगवा ली थी। अब शीला जी उसे कुछ बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि अब निखिल ने भी देख लिया था कि माँ उसकी पत्नी के साथ कितना गलत व्यवहार करती है। अब हर बात में वो पत्नी का साथ देने लगा था। बेटे के सामने बार बार उन्हें ठेस पहुंच रही थी, इसलिए उन्होंने खामोशी ओढ़ लेना ही सही समझा था। तो दोस्तों, अगर घर का बेटा सही और गलत में अंतर समझकर सही का साथ दे तो घर में कभी भी गलत माहौल को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।